नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं मॉक टेस्ट भूगोल के, जो कि हमारे जो कल के भारत के भौगोलिक अध्ययन के कुछ प्रश्न छूटे थे, हम उसी को शुरू करेंगे और साथ ही भूगर्भिक संरचना के भी मॉक टेस्ट हम देखेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं, डिटेलिंग आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है प्यारा सा कमेंट। तो पहला प्रश्न देखते हैं, मतलब जो 30 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि 29 प्रश्न हम कल देख चुके थे। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत को 20 बराबर भागों में काटने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है दोस्तों। अब भारत के ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है और विश्व के ये लगभग 18 देशों से होकर गुजरती है। अब प्रश्न मेरा बोल रहा है कि इनमें से आइजॉल, राजकोट, कोलकाता, इम्फाल में से ये सबसे निकट किसके गुजरती है दोस्तों? तो याद रखना, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, आइजॉल के सबसे निकट ये होकर गुजरती है। बाकी कोलकाता कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। इम्फाल कहाँ पे है दोस्तों? मणिपुर में। राजकोट आपका कहाँ पे? राजस्थान में। मिजोरम कहाँ पे है दोस्तों? मिजोरम की कैपिटल क्या? आइजॉल। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न आ रहा है 31वां प्रश्न दोस्तों। 31वां प्रश्न में देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी होती है या साझा करती है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश? तो हम सभी को पता है कि जो सबसे ज़्यादा सीमा करता है कायदे से, वो तो करता है आपका यूपी। लेकिन प्रश्न यहाँ पे उत्तर प्रदेश का विकल्प बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो मेरा आपसे प्रश्न है, आप सभी लोग मैप देखेंगे और छत्तीसगढ़ में ये बताएंगे कितने जिलों, कितने राज्यों को क्या कर रहा है, ये सीमा स्पर्श कर रहा है। किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करती है? तो छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 32वां प्रश्न। सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? चीन, भूटान, चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल, असम, चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल, असम, चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो सकता है? तो आप समझते हैं, आप देखो, सिक्किम जो है आपका, एक मिनट में आपको, सिक्किम की स्थिति इस तरीके से है और इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके। तो ये सिक्किम है। तो हमें पता है, देखो इधर नेपाल, इधर भूटान, ऊपर से देखो इधर से चाइना तो है ही है कन्फर्म। तो इधर में देखो एक चीज़, तो हमें पता चल गया चीन भी है, नेपाल भी है और यहाँ तक कि भूटान भी है। अब इधर से देखो सिक्किम की बात करते हैं, तो इसमें पश्चिम बंगाल भी दोस्तों लगता है। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आ रहा है 33वां प्रश्न दोस्तों। भारतीय मानक समय, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? इलाहाबाद का नैनी, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के नैनी से। साथ ही ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यूपी, एमपी मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है? मालदीव, अंडमान, श्रीलंका और लक्षद्वीप। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार और श्रीलंका तो कहीं ना कहीं अरब सागर में है भी नहीं, है ना। अब प्रश्न बन रहा है अगला, तो इसको मैं ये कर देते हैं, इस तरीके से मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे दिख जाएगा। भारत की स्थल स्थल सीमा कितने पड़ोसी देशों से साझा होती है? 8, 7, 9 और 10। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी। और बी में हम देख लेते हैं, पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, अब बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ। 36वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे निकट या नज़दीक है? कोलकाता, कुआलालंपुर, है ना, और आपका सिंगापुर और यंगून। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका यंगून। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? यंगून। और ये कहाँ है यंगून? तो आप सभी को पता होगा म्यांमार में। ठीक है,
अब बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु 68 डिग्री 7 पश्चिम गुजरात में, 68 डिग्री 7 पश्चिम राजस्थान में, 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में और 68 डिग्री पूर्व राजस्थान में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 पूर्व राजस्थान में, क्योंकि जो देशांतर है गुजरात का हो चाहे अरुणाचल प्रदेश का, दोनों देशांतर में हम पूर्व ही लगाते हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 38वां प्रश्न दोस्तों क्या बोल रहा है हमारा? निम्नलिखित द्वीपों में युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है? अंडमान निकोबार, सुमात्रा, मालदीव, लक्षद्वीप, सुमात्रा, जावा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 डिग्री। और 8, 9, 10 ग्रेट इनको कैसे निकालते हैं आप पार्ट 1 देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब आ रहा है अगला प्रश्न 39वां प्रश्न। राम सेतु किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका। तो दोस्तों इस प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका में है। 40वां प्रश्न आ रहा है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म क्रमशः सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश हमारा इधर है और गुजरात हमारा लास्ट छोर में इधर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 41वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? रूस, ब्राज़ील, कनाडा और फ्रांस। तो आप देखते ही समझ गए फ्रांस। और इनको जो भारत का नंबर है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है और 6 इनसे बड़े हैं। और इनको हमने कैसे जाना था, कैसे पकड़ा था, अगर इनकी ट्रिक देखनी है आपको तो आप पार्ट 1 देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 42वां प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? आईएमपी पॉइंट है ये। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन और विशाखापत्तनम। ये प्रश्न बना हुआ है परीक्षाओं में। तो उसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? चेन्नई से औसत समुद्र तल मापा जाता है कहाँ का? भारत का, चेन्नई से। अब आ रहा है अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है आपकी 43वीं। 43। भारत किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है? तो आप सभी को पता है बांग्लादेश 1971 में बना हुआ है। और बांग्लादेश कहाँ पे आप सभी जानते हैं। मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, उपयुक्त सभी। किसकी बात कर रहा है? ये बांग्लादेश की बात कर रहा है दोस्तों। तो आप सभी समझते हैं असम भी लगता है, त्रिपुरा भी पूरा पूरा लगता ही है और मेघालय भी लगता ही है। अब देखो हमारा इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि मिजोरम भी लगेगा, पश्चिम बंगाल भी लगेगा। आपने देखा होगा मिजोरम इस तरह से लास्ट में आता है, लेकिन यहाँ से ऐसे ऐसे मैप में देखो तो ऐसा होता है इस तरीके से। तो ये वाला हिस्सा भी क्या होता है? म्यांमार से टच रहता है। ये किससे? बांग्लादेश से, सॉरी, उस तरफ वाला म्यांमार से। अब आ रहा हमारा 44वां प्रश्न। मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारण करती है? भारत चीन के मध्य, भारत पाकिस्तान के मध्य, भारत म्यांमार के मध्य, भारत और नेपाल के मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और याद रखना जो मैकमोहन रेखा भारत और चीन में मुख्य रूप से कहाँ पर है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन से? रेड क्लिफ है, इस चीज़ को याद रखना। भारत और म्यांमार के बीच में अराकान यूमा पर्वत है। और भारत और नेपाल के बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल। अगर हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि हर राज्य में अलग तरीके से इसका एक बॉर्डर बना हुआ है। 45वां प्रश्न आ रहा है। भारत का उच्चतम बिंदु कहाँ स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। काराकोरम क्षेत्र आपने देखा होगा सबसे ऊंचा, तो इसका राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला चैप्टर जो आ रहा है दोस्तों हमारा, ये आ रहा है भारत का भूगर्भिक संरचना से। तो इसमें पहला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा? पहले प्रश्न को जरा ध्यान से देखेंगे। भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो धारवाड़ से, विंध्य से, गोंडवाना से या कुडप्पा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। किस क्रम की चट्टानों से सबसे ज़्यादा कोयला हमें देखने को मिलता है? तो आपका गोंडवाना से मिलता है।
और अगर हम बोले कि आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा संपन्न अगर कोई चट्टानें भारत की है तो वो कौन सी है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपको भारत को दो बराबर भागों में लगभग बांटने वाली कोई पर्वत श्रृंखला है तो वो कौन सी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी होती है। ठीक है, कोडप्पा आपकी कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ पे हीरे भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोंडवाना की हम बात कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा कोयला जो कि 98% के लगभग कोयला होता है वो कहाँ से पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही पाया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो भी नदी घाटियाँ होती हैं, दामोदर नदी घाटी हो गया या फिर आपकी महानदी नदी घाटी हो गई, तो यहाँ से ये इसी क्रम की चट्टानें दोस्तों हमें देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांश पाई जाती है शिवालिक में, पश्चिमी घाट में, अरावली में, गोंडवाना क्रम में। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, इस तरीके से जो ये शिवालिक श्रेणियाँ हैं ये तो ऊपर होती है, जो महान हिमालय इस तरफ को, पश्चिमी घाट हमारा ये वाला होता है पश्चिमी घाट, गोंडवाना क्रम हमारा इधर को होता है गोंडवाना क्रम, देखो ठीक है, इस तरीके से गोंडवाना क्रम होता है। अरावली हमारा इधर होता है, राजस्थान की तरफ को होता है। अब ये बोला कि भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं, तो ये कहाँ पाई जाएंगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरावली में पाई जाएंगी, क्योंकि अरावली हमारे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न आ रहा है, हिमालय और एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है प्लेट विवर्तन के संदर्भ, हिमालय की युवावस्था के संदर्भ, कमजोर चट्टानों के संदर्भ, प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। तो प्लेट विवर्तन सिद्धांत आप सभी को पता है, हैरी हैस ने दिया है, तो उसका राइट आंसर क्या है, प्लेटों के अभिसरण से। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी किसकी है, आप सभी जानते हैं हैरी हैस की है। इसमें जो है 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं जो कि कैसी कैसी गति करती हैं, याद रखना, इन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। जब प्लेटें आपस में आती हैं तो इसी को बोलते हैं अभिसारी गति, इन्हीं से जो होता है वलित पर्वतों का निर्माण होता है। और जब प्लेटें वापस जारी होती हैं, वापस को जाती हैं, तो इसे बोलते हैं अपसारी गति। कौन सी गति, अपसारी गति, जो कि भ्रंश घाटी पठार जो होते हैं वो इसी गति से बनते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहा है इस प्रश्न में, देखो सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, ये बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख जाए। सुमेलित करना है तो हम इसको प्रश्न को दिखाते हैं और विकल्प को दिखाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, देखो पहले प्रश्न पढ़ते हैं, दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती, जलोढ़ निक्षेप, और इनका ये युग पूछा गया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हल्के में बिल्कुल ना लें आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जो दक्कन ट्रैप है वो क्रेटेशियस इओसीन युग का है, ठीक है। और अगर हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो लेट सेनोजोइक युग का ये है। अब हम बात करेंगे अरावली, तो अरावली प्री कैम्ब्रियन, अभी हम पढ़ के भी गए हैं, ठीक है। और नर्मदा ताप्ती की हम बात करते हैं तो प्लीस्टोसीन। ये बहुत आईएमपी पॉइंट है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना इस प्रश्न को, ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो उसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भू वैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम, मतलब हमें चट्टानों का क्रम बताना है कि कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्य, धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना, विंध्य, विंध्य, गोंडवाना, धारवाड़, कुडप्पा, या धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य और गोंडवाना, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना। तो उसका राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले होती हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें होती है, सभी को पता है। फिर आपकी आती है धारवाड़, फिर आती है कुडप्पा, कुडप्पा, फिर आती है विंध्य, ठीक है। विंध्य के बाद आती है आपकी गोंडवाना, और गोंडवाना के बाद आती है दक्कन। ये क्रम है सीरीजों का। तो हमें पता है आर्कियन मिला नहीं है, तो धारवाड़ देखो ये रहा पहला, फिर हमें बोला कुडप्पा, कुडप्पा भी ये रहा, फिर हम बोला था विंध्य, विंध्य ये मिल गया, फिर गोंडवाना, फिर ये हमें मिल गया, और लास्ट में क्या होती है, दक्कन ट्रैप होती है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अगर प्रश्न आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो कोई वाली बात ही नहीं है इसमें। लेकिन मैं इतना विश्वास रखता हूँ कि ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। छठा प्रश्न देखते हैं, भू वैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की संरचना कैसी है, शिवालिक सदृश, नागा पटकोई पहाड़ियाँ सदृश, अरावली पर्वत सदृश, छोटा नागपुर और दक्कन पठार सदृश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका छोटा नागपुर। होता क्या है, मैं इस तरीके से देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को।
इस तरीके से मेघालय है, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, और यहीं पे देखो नीचे क्या दक्कन ट्रैप है। ये जो मेघालय का पहाड़ है ये हिमालय का हिस्सा ना होकर ये इसी का हिस्सा था। होता क्या है कि यहाँ पे बोला जाता है कि गारो गैप के नाम पे एक प्रश्न बनता भी है। हुआ क्या, यहाँ की जो ज़मीन थी ये ज़मीन धंस जाती है नीचे। अब ये ज़मीन जब धंस गई तो यहाँ का हिस्सा यहाँ रह गया, और थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ओ ये पूरा ही साफ हो गया, समझ लो छोटा नागपुर का पठार ये रहा और मेघालय ये रहा। तो ये मेघालय का पठार पहले ये दोनों ना सब मिला हुआ था, और यहाँ पे बीच में देखो बांग्लादेश मान लेते हैं। अब देखो इसमें देखो कैसे करते हैं हम, जब ये हिस्सा नीचे बैठ गया तो यहाँ पे गैप हो गया, पूरा गैप हो गया। अब यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी आई, गंगा नदी आई, इन अवसाद भर भर के यहाँ पे क्या करते हैं, इकट्ठा करा, इस तरीके से मैदान बन गया। तो ये वाला गैप और ये वाला गैप क्या हुआ, ये अलग अलग हो गए हैं। हमें लगता है ये हिमालय का हिस्सा है, जबकि हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है, छोटा नागपुर का दक्कन पठार का ही हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आद्य कल्प में भारत की पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई? बिहार की राजमहल पहाड़ियों पर, बिहार की डालमा पहाड़ियों पर, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर, बिहार के कैमूर पहाड़ियों पर। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। आद्य कल्प में भारत की पहली ज्वालामुखी क्रिया, भारत की पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित होती है? तो इसका राइट आंसर होता बिहार की डालमा पहाड़ियों पर। कहाँ पर? बिहार की डालमा पहाड़ियों पर आद्य कल्प में भारत की पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई थी। 8वां प्रश्न आ रहा है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? नर्मदा घाटी में, दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, संपूर्ण दक्षिण भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है आपका? तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है ये आपकी दामोदर घाटी में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दामोदर घाटी महानदी घाटी में भी है और राजमहल वाली घाटी में भी ये पाई जाती है, ठीक है, राजमहल वाले एरिया में। तो सबसे ज़्यादा जो निकट है इसमें आपका नर्मदा नहीं है, देखो नर्मदा नहीं है, और सोन भी नहीं है, दामोदर है, ठीक है, साथ में महानदी घाटी है, और राजमहल की पहाड़ियों का आसपास वाला हिस्सा होता है। दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है, इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है, दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है, इसकी रचना मुख्यतः बेसॉल्ट से हुई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, मतलब कि जो हमें गलत बताना है इसका, तो इसका ऑप्शन ए, इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है। तो ये वाला असत्य है। इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है, दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में हुई है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। इसकी रचना बेसॉल्ट से हुई है, ये भी बहुत अच्छी बात है, देखो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आ रहा है हमारा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है दिल्ली श्रेणी, चित्रदुर्ग और शिमोगा, नल्ला मलाई श्रेणी, शिमला और स्पीति। अब इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब मैं आपको बताता हूँ, धारवाड़ है ये आपका, जब आप धारवाड़ को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कर्नाटक आपका, हाँ कर्नाटक के एरिया में 3 जिले हैं, शिमोगा, बेल्लारी, है ना, और धारवाड़। ये इन्हीं के आधार पर इसका क्या हुआ है, नामकरण हुआ है। अगला प्रश्न आ रहा है 11वां प्रश्न, कालक्रम के अनुसार कालानुक्रम के आधार पर निम्नांकित का सही क्रम है? अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप और हिमालय। तो इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है? इसका राइट आंसर जो होगा आपका, इसका राइट आंसर है आपका बी, मतलब कि अरावली सबसे पुरानी है, उसके बाद पूर्वी घाट, फिर आपका दक्कन ट्रैप, और फिर हिमालय। हिमालय तो नवीन है, आप सभी जानते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है, इसका ये सही अनुक्रम होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि प्रश्न संख्या हमारा आ रहा है 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, गोंडवाना के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ? परमियन युग में, जुरैसिक युग में, क्रिटेशियस युग में और ट्रायासिक युग में। तो गोंडवाना क्रम के जो टूटने का क्रम शुरू होता है वो आपका जुरैसिक युग में होता है। 13वां प्रश्न देखते हैं हम। 13वें प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्य, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना भारत में नवीनतम है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका? तो उसका राइट आंसर आपका जाने वाला है, इसमें मैंने आपको बताया था एक कि आर्किन क्रम, धारवाड़ क्रम, विंध्य, कुडप्पा, है ना, गोंडवाना, इस तरीके से। और सबसे
बोल रहा है कि भारत की नवीनतम श्रेणी कौन सी है, तो आप समझ गए होंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोंडवाना। क्योंकि गोंडवाना के बाद एक और आती है जिसका नाम होता है दक्कन ट्रैप, ठीक है। इनमें सबसे नई गोंडवाना होगी। 14वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? एजोइक, पैलियोजोइक, फेनरोजोइक और सीनोजोइक। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, फेनरोजोइक, ठीक है। पैलियोजोइक आपका दक्षिण भारत से संबंध है, सीनोजोइक दक्षिण भारत से संबंध है और एजोइक भी दक्षिण भारत से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं, नए प्रश्न हैं, आपको सीधे परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। मध्य भारत में झील कृत एवं ज्वार नद मुख कृत शिलाएं कहलाती हैं ब्याव पात्र, लमेटा पात्र, बांगड़ पात्र और खादर पात्र। झीलकृत और ज्वार नद मुख कृत शिलाएं क्या कहलाती हैं? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, लमेटा पात्र, ठीक है। मध्य भारत में सुन लो, झीलकृत और ज्वार नद मुख कृत शिलाएं क्या कहलाती है, लमेटा पात्र कहलाती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 16वें प्रश्न की तरफ। भारत में पाई जाने वाली पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह अधिक रूपांतरित होती है, ये अधिक वलित होती है, ये और जीवाश्ममय होती है। तो हमें इसमें से विशेषता बतानी है, तो इसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है करके। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 और 3। ये अधिक रूपांतरित भी होती हैं, ये अधिक वलित भी होती हैं और ये अजीवाश्ममय भी होती है। पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की बात चल रही है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा तथ्य असत्य है? ये अत्यधिक कायांतरित हो चुकी हैं, इनमें जीवाश्मों के अवशेष बहुत कम मिलते हैं, या अत्यधिक वलित रूप में है, ये निष्ठ, शिष्ट, ग्रेनाइट आदि इन चट्टानों के उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये अत्यधिक वलित रूप में है। कौन सी प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? ये अधिक वलित है, यहाँ तो ये सही गया था, ये पूर्व कैम्ब्रियन चल रहा है ना, ये प्री कैम्ब्रियन आ गया, ठीक हो गया। 18वां प्रश्न आ रहा है, धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित हुई है कृष्णा घाटी में, नेपाल में, नवजीवी काल में, पुराजीवी काल में। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुराजीवी काल में। ये बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, आप सभी लोग अपने नोट में इसको ऐड भी कर सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको। और एक कल आया भी था एक प्रश्न पापा घनी श्रेणी वाला, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। पापा घनी वाली जो श्रेणी थी वो आया भी था, है ना। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, अब आप लोग बताएंगे मुझे ज़रा सा। तो चंपानेर जो है वो कहाँ की होती है, धारवाड़ की होती है, ठीक है। और करनूल की अगर हम बात करते हैं, तो करनूल की अगर हम बात करें तो करनूल जो है वो विंध्यक्रम की चट्टानें हैं। और तालचर की हम बात करते हैं, आपका तालचर, आपका तालचर कहाँ चले जाएगा, तालचर गोंडवाना में, और पापा घनी किसमें है, कुडप्पा में। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही ढूंढने लगा था इस प्रश्न के उत्तर को अपने अपना कॉमन सेंस लगा के। तो अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 20वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्किन क्रम की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ। धारवाड़ चट्टानें केवल प्रायद्वीप भारत में पाई जाती है। सेमरी श्रेणी में धारवाड़ चट्टानें मिलती हैं। तो हमें इसमें सही कथन का चयन करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आपका केवल एक सही है, ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है। आर्किन क्रम की चट्टानें जो होती हैं पृथ्वी के ठंडा होने से बनी हुई है। अब करते हैं आपके 21वां प्रश्न है, कठियावाड़ा श्रेणी कहाँ स्थित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं, गुजरात में कठियावाड़ा है। 22वां प्रश्न है, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है? विंध्य क्रम, दक्कन ट्रैप, धारवाड़ और बुंदेलखंड नीस। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न मानी जाती है। 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी प्राचीनतम है? वृहद हिमालय श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी, धौलाधार श्रेणी और शिवालिक श्रेणियाँ। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, वृहद हिमालय श्रेणी। और सबसे नई जो होती है वो कौन सी होती है,
कौन सी पर्वत श्रेणी प्राचीनतम है, और सबसे नवीन कौन सी होगी, शिवालिक श्रेणियां होंगी। 24वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है, मुंगेर, रोहतास, जमुई और नवादा। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका रोहतास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे क्योंकि ये बहुत अलग लेवल के प्रश्न हैं, लेकिन आपका जो भौतिक संरचना है उनसे ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि भूगर्भीय इतिहास से संबंधित बनने वाले प्रश्न है, ये वही प्रश्न है जो हर बच्चा स्किप करके जाता है। अगर आप इनको काम करके जाते हैं और ये प्रश्न बनते हैं तो यकीनन आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और आज के प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।